चलिए, आज की क्लास है क्लास 10th का गोधूली हिंदी, चैप्टर संख्या 5, नागरी लिपि। बड़ा ही मोस्ट चैप्टर यह भी है और इनके लेखक हो गए गुणाकर मूले। सबसे पहले हम इस चैप्टर में यह समझते हैं कि गुणाकर मूले आखिर थे कौन और इनकी जीवन परिचय क्या है। गुणाकर मूले जी का जन्म जो हुआ था वह 1935 ईस्वी में हुआ था और महाराष्ट्र के अमरावती गांव में, अमरावती जिले का नाम है, ठीक है, वहीं पर एक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था बुआरे? महाराष्ट्र के अमरावती गांव जिला में। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह गांव घर में ही होती है और आप जानते हो कि महाराष्ट्र की भाषा क्या होती है? मराठी। महाराष्ट्र में क्या थी बोले? मराठी। तो इनकी भाषा भी, शिक्षा की जो थी वो मराठी ही थी। यह मिडिल स्तर की पढ़ाई किए थे क्योंकि मिडिल फैमिली में ये भी रहते थे और लगभग दो वर्षों तक इन्होंने नौकरी भी किया था वहां और इसके साथ अंग्रेजी और हिंदी का अध्ययन भी किए थे। फिर वह इलाहाबाद में आ गए और वो गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक का पढ़ाई की। किस विषय में बुआरे? गणित विषय। 2009 में इनका निधन हो जाता है, लगभग आज से 5 वर्ष पहले, ठीक है। 1935 में, मतलब आजादी से पहले जन्म लेते हैं और फिलहाल में 5 साल पहले इनकी देहांत हो जाती है। यह गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान या विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र या प्राचीन भारत का इतिहास या संस्कृति, इन सब विषयों पर यह खूब जमकर लिखा है। मतलब इन सब विषय के बारे में ये काफी विद्वान थे। लगभग 25 वर्ष में इन्हीं विषयों से संबंधित इनकी जो लेख है वह 2500 से भी ज्यादा और 30 पुस्तकों का तो प्रकाशन हो चुका। कितने पुस्तकों का? 30 पुस्तकों। 25 वर्षों में 2500 से भी अधिक इनका लेख है और इनका 30 पुस्तकों का क्या हो चुका है? प्रकाशन। उनकी प्रमुख जो कृतियां थी उनका नाम है अक्षरों की कहानी, मोस्ट है, भारत का इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ भी मोस्ट है, महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपि की कहानी। और यह जो चैप्टर लिया गया है यह लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी, नागरी लिपि जो लिया गया। अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी। मतलब ये सभी जो कृतियां, यह गुणाकर मूले जी का लेख, ठीक है। गुणाकर मूले की एक पुस्तक और है जिसका नाम है अक्षर कथा। क्या नाम है बुआरे? अक्षर कथा। और इस चैप्टर में जो बताया गया है वह ये बताया गया है कि हम लोगों की जो प्राचीन लिपि है जिसका नाम है देवनागरी। आप लोग लिपि में क्या लिखते हो? देवनागरी लिखते हो। तो यह देवनागरी लिपि का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है और इसमें किस प्रकार स्थिरता आई, ये सारा चीज इस चैप्टर में बताया गया। कोई दिक्कत? चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं। आप देख रहे हो कि जितना भी लेख छपा हुआ है, जितना भी पुस्तकों में लेख छिपा हुआ है, वह जो लिपि है उसी लिपि का नाम है देवनागरी। तो जिस लिपि में क्या छपा है? लेख छपा है, उसी का नाम क्या कहलाता है? देवनागरी। कोई दिक्कत समझने में? आज जो हम लोग जानते हैं कि सर जी आखिर हमने लिखा अ, हमने लिखा क, ऐसा ही क्यों लिखते हैं? हम इसको र पढ़ लेते, इसको च पढ़ लेते, कुछ पढ़ लेते, आखिर ये ऐसे ही क्यों लिखा जाता है? और यही चीज बताता है लिपि। क्या बताता है बुआरे? लिपि, ठीक है। लगभग 2 सदी पूर्व, 2 सदी का मतलब समझ में आया? 1 सदी का मतलब 100 साल, तो 2 सदी का मतलब 200 साल। अगर 2 सदी नहीं लिखा रहे, 200 वर्ष लिखा रहे तो बतवाइज सेमे से, ठीक है। 2 सदी पूर्व जब पुस्तकें छपने लगी थी, क्या छपने लगी थी बारे? पुस्तकें। और पुस्तक छपने के लिए आपको पता है
टाइप राइटर की आवश्यकता होती, तब ना पुस्तक छपी है। तो जब टाइप मशीन आ गया था और टाइप मशीन के कारण पुस्तकें छपने लगी थी, तब जाकर देवना या नागरी लिपि में स्थिरता आने लगी। क्या आने लगी बोरे? क्योंकि अब तो टाइप राइटर आ गया, अब तो हमको क लिखने वाला मशीन आ गया। मशीन कहने का मतलब आप ये समझिए कि अक्षरों में जैसे हम पहले इसको प पढ़ सकते थे, तो पढ़ सकते थे, लेकिन अब हमको ऐसा ही लिख कर बताया गया, क्योंकि अब तो टाइप आ गया, टाइप करने वाला आ गया। तो जब अक्षरों का टाइप करने वाला आ गया, तो अब तो ये अक्षर को आप नहीं ना पढ़ पाओगे, तब तो फिक्स है कि ये अक्षर क्या कहलाएगा, क कहलाएगा। तब जाकर किसी भी अक्षरों में क्या आ गई, स्थिरता आ गई। मतलब वह अक्षर अब स्थिर हो गया, अब उसको वही पढ़ना है, वही लिखना है, वही बोलना है। वरना उससे पहले कुछ से कुछ पढ़ते थे लोग, कुछ से कुछ बोलते थे लोग। तो एक क्वेश्चन आता है, नागरी लिपि में स्थिरता कैसे आई? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। तो आप कहिएगा नागरी लिपि में स्थिरता तब आई जब लिपि को लिखने के लिए क्या बन गया, टाइप बन गया। टाइप बन गया तब इस लिपि में क्या आ गई, स्थिरता आ गई। ठीक है, अब टाइप आ गई, तो टाइप आने के बाद क्या हो गया, पुस्तकें छपने लगा। क्या छपने लगा बोले, पुस्तकें। तो आप पुस्तक छपेगा तो आप उसको दूसरा चीज नहीं ना पढ़ पाओगे, तब तो उस अक्षर में क्या गया, स्थिरता। तो यहाँ पे सबसे पहला मोस्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि में स्थिरता कब आई? 2 सदी पूर्व या 200 साल पहले। ठीक है, क्यों आई? तो क्योंकि टाइप बन गया, अक्षरों में टाइप बन गया, उससे पुस्तकें बनने लगी, और इसीलिए क्या हो गया, इसमें स्थिरता आ गई। चलिए, हिंदी हो या बहुत सारा बोली, बहुत सारा भाषाएं होती थी, वो सब लिपि में लिखा जाता था। इसी लिपि में, जिस लिपि के बारे में पढ़ा रहे हैं, चाहे हिंदी हो या अन्य प्रकार की जो भी बोली, विविध बोली हो, अनेक प्रकार की बोली हो, वो सब इसी लिपि में क्या होता था, लिखा जाता था। जिसमें नाम आता है नेपाली में किसका, खसकुरा। या आप कहिए मराठी भाषा का लिपि भी कौन था, नागरीय लिपि था। मराठी भाषा में को ये जो है, ये थोड़ा सा अलग से जुड़ा हुआ। मराठी में थोड़ा ये सब जो ये अक्षर जो दिखाई दे रहा है, ये अक्षर अलग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं तो और सब वही है जो नागरी लिपि में। आपको मालूम होना चाहिए लिपि जो है टोटल वह कितने हैं, लगभग लगभग वो होंगे 52 गो। क्या होगा वो, अरे 52 गो। ठीक है, जिसमें 14 गो आता है स्वर, 38 गो आता है व्यंजन। ठीक है, और इसको जो राष्ट्र लिपि बनाया गया था, मतलब पूरे राष्ट्र ने जब इसको मान्यता दिया, तो वह दिया था 14 सितंबर 1949 को। उस दिन इसको राष्ट्र लिपि घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए, इस लिपि की जो शुरुआत होती है वो ब्रह्मा लिपि से होती है। किस लिपि से बोले, ब्रह्मा लिपि से, उसी से इसका ज्यादा विकास होता है। ठीक है, चलिए, तो संस्कृत की जितनी भी प्राकृतिक पुस्तक है, जितना भी प्राचीन पुस्तक है, सब इसी लिपि से लिया गया। गुजरात का जो लिपि है यह भी यही से है, लेकिन यह थोड़ा सा क्या है, भिन्न है। गुजराती लिपि भिन्न नहीं है, सॉरी, गुजराती लिपि भिन्न नहीं होगा, दूसरा लिपि भिन्न होगा। तो गुजराती लिपि भिन्न नहीं है, वो जैसा का तैसा कैसा है, नागरी लिपि की तरह ही। बंगला की जो लिपि है, बंगला की लिपि, वह नागरी लिपि की पुत्री तो आप नहीं कह सकते हो, लेकिन इसकी बहन जरूर कह सकते हो। किसकी बुआरे, नागरी लिपि की। तो एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मा लिपि जो है वह प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, बहन है। क्या है बुआ, बहन। या प्राचीन नागरी लिपि की बहन कौन है, नागरी लिपि, सॉरी बंगला लिपि। कौन लिपि बुआ रे, बंगला लिपि। अच्छा, बंगला लिपि समझ में आया, बंगाल का जो लिपि है। ठीक है, चलिए, दक्षिण भारत की जो लिपि है वो इससे काफी ज्यादा भिन्न है, अलग है। दक्षिण भारत समझ में आया, जो आप लोग मानचित्र में बनाते होंगे नीचा में इस प्रकार का, यही है आपका दक्षिण भारत। और हम लोग आते हैं उत्तर, मतलब उत्तर भारत में आते हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब किस भारत में बोले, उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत का जो लिपि है ना, वह इससे थोड़ा सा भिन्न है। वहां पर कैसा है बोले, तमिलनाडु का तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, इन सब की जो शुरुआत हुई है वह प्राचीन ब्रह्मा लिपि से शुरुआत हुई। किस लिपि से बोले, प्राचीन ब्रह्मा लिपि। दक्षिण भारत का जो भी पोथी लिखने वाला था, दक्षिण भारत में जो भी पोथी लिखा गया है
वो सब का आरंभिक लेख कौन थे? नागरी लिपि ही था। कौन लिपि बोले? नागरी लिपि ही था। ठीक है। इसके बाद दक्षिण भारत में जो भी दक्षिण भारत की जो भी यह लेख मिलता है वह सब का नाम क्या है? नंदी नागरी लिपि। मतलब नंदी नागरी एक तरह से कहिए तो यह देवनागरी लिपि ही है, लेकिन उसका दक्षिण भारत में नाम चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? नंदी नागरी लिपि। तो नंदी नागरी लिपि कहिए या देवनागरी लिपि कहिए या नागरी लिपि कहिए, यह तीनों क्या है? सेम। कोई दिक्कत? तो दक्षिण भारत में जो लेख मिलता है वो किस में बोल रहे? नंदी नागरी लिपि, जिसमें कोकण का शिलाहार, मान्यखेट, राष्ट्रकूट, देवनारी, देवगिरी, यादव या विजयनगर का शासकों का लेख, ये सब का सब किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में। जिन चीजों का मैंने चर्चा किया जैसे कोकण शिलाहार, मान्यखेट, राष्ट्रकूट, देवगिरी का यादव, विजयनगर शासकों का जो लेख है, मतलब विजयनगर एक साम्राज्य था, उसके राजाओं का या जो लेख था वो सब किस भाषा में था? नंदी नागरी लिपि में। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, राजेंद्र या चौर के जो राजा थे 11वीं सदी में उनके सिक्का पर नागरी अक्षर का प्रमाण मिला। उनके सिक्का समझ में आता, जिसको आप उसको सिक्किन कहते हो, ठीक है। तो ये जो राजेंद्र था या चोर के जो राजा थे वह 11वीं शताब्दी में उनके सिक्का पर किसका मिला? नागरी अक्षर का प्रमाण मिला। 12वीं शताब्दी में केरल में सिक्के का प्रमाण मिला। केरल का जो सिक्का था जिसका नाम था बीर केलस्य, क्या नाम था बोले? बीर केलस्य। उस पर जो शब्द था वह भी किस भाषा में? नागरी लिपि में था। तो नागरी लिपि का प्रमाण कहां कहां मिला देख रहे हो। इसके बाद दक्षिण भारत का वरगुण, दक्षिण अवधि बारे वरगुण का जो पलियम ताम्रपत्र था, ताम्रपत्र समझ में आता है? तांबा का। किसका बोले? तांबा का। उसमें 9वीं शताब्दी में जो लेख मिला है वह भी किस भाषा में? नागरी लिपि में। श्रीलंका में जो पराक्रम बाहु है या विजय बाहु है, इन सब के सिक्का पर 12वीं शताब्दी में किस अक्षर में? नागरी अक्षर में ही मिला। मतलब ये सब जो मैं चर्चाएं कर रहा हूं तो ये है कि नागरी लिपि कहां कहां से किस किस रूप में मिला। तो अधिकांश चीजें सिक्का से रूप मिला, सिक्का पर उसका शब्द छपा हुआ था या खुदवाया गया होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो था वो दक्षिण भारत का। आप बता रहे हैं उत्तर भारत का। किस भारत का बोल रहे? उत्तर भारत में कहां कहां मिला? तो उत्तर भारत में जब इस्लामी शासक का नींव पड़ा, और पता है इस्लामी शासक का नींव डालने वाला सबसे पहले कौन था? महमूद गजनवी। कौन थे बोले? महमूद गजनवी। उत्तर भारत में इस्लामी जो धर्म आया था या इस्लामी जो शासक आया था उसका नींव डालने वाला कौन था? महमूद गजनवी। 11वीं शताब्दी के पूर्व लाहौर में टकसाल के रूप में कति चांदी का सिक्का मिला महमूद गजनवी द्वारा, ठीक है। और उस वह भी किस भाषा में? नागरी लिपि। तो उसको देखकर भी तो उत्तर भारत में कहां से मिल रहा है पता चल रहा है, दक्षिण भारत में कहां से मिला बता दिए। इसके बाद उसमें एक और कुफी लिपि का कलमा लिखा हुआ था। एक और किस लिपि का बोले? कुफी लिपि का कलमा अंकित था, कलमा लिखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ किसके? सिक्का था ना, तो सिक्का के एक तरफ था कुफी लिपि का कलमा और दूसरी तरफ था जो कुछ अक्षरें उस पर लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ है अव्यकतमेक। कत लिखा बोले? अव्यकतमेक मोहम्मद अवतार नियुक्ति महमूद। और इसका शुरुआत कब से वो किए थे? 1028 ईस्वी, 1028 ईस्वी से शुरुआत की है, ठीक है। तो ये चीज दूसरी तरफ उसी सिक्का में लिखा हुआ था। तो एक तरफ कुफी लिपि में लिखा हुआ था तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में लिखा हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गौरी हो, गौरी वंश का, या अलाउद्दीन खिलजी हो या शेर शाह, इन सब के सिक्का पर इस नागरी लिपि का प्रमाण मिला, ठीक है। अकबर के तो सिक्का पर जब अकबर अपन सिक्का शुरुआत किया था, ठीक है, मुगल वंश में, तो उस पर राम और सीता जी का तस्वीर लगा हुआ था जिसको कहा था राम सिया, बोले राम सिया। इसलिए यही बहुत सारा कारण है जो अकबर को लोग महान नेता कहता, ठीक है। अकबर आपको मालूम होगा कि सूर्य को प्रणाम भी करता था, अकबर तिलक लगाते थे, ठीक है। यह हिंदुओं की लड़कियों से शादी भी किया हुआ था। तो बहुत सारा रीजन था जो अकबर को लोग महान कहते हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर भारत का जो मेवाड़ का गुहिल था, सांभर अजमेर चौहान थे, या कन्नौज का गाहरवल था, कठियावाड़ा गुजरात के, कठियावाड़ा जहां गांधी जी का जन्म हुआ था ना,
कहाँ का? गुजरात का। सोलंकी, आबू परमार, जोजाक भुक्ति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अभी, बुंदेलखंड, चंदेल, त्रिपुरा, कलचुरी, यहाँ के जो शासक थे उन सब का लेख किस लिपि में है? नागरी लिपि। उत्तर भारत का जो नागरी लिपि है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। तो उत्तर भारत का नागरी लिपि को क्या कहा जाता है बोले? देवनागरी लिपि। तो मैंने कहा नागरी लिपि कहो, देवनागरी लिपि कहो, या क्या कहो आप? नंदी नागरी। तो नंदी नागरी कहाँ कहते थे? दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत में क्या कहते थे? देवनागरी। समझ में आ गया? तो ये सब एक ही चीज का नाम है, एक ही लिपि का नाम, ठीक है। लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन आता है कितनेवीं शताब्दी में नागरी लिपि का शुरुआत हुआ था? 8वीं या 9वीं शताब्दी में। क्योंकि दक्षिण भारत में तो 8वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में 9वीं शताब्दी में इस लिपि का शुरुआत हुआ था, ठीक है। इसको सार्वदेशिक लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि यह लिपि सभी जगह स्वतंत्र था। मतलब इस लिपि को मानने वाले हर जगह के लोग रहते थे, इसलिए क्या कहते बारे? सार्वदेशिक। सार्व का मतलब सभी, देशी का मतलब देश में, और लिपि मतलब सभी देश के सभी राज्यों में आप देखिए इस लिपि का प्रचलन था, इसलिए इसको कहता हुआ कथी? सार्वदेशिक लिपि। गुप्त काल के समय में ब्रह्मा लिपि के बाद सिद्धम लिपि, कौन लिपि बोले? सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आरी या तिनकोना मिलता था। जैसे हमने लिखा क, हमने क्या लिखा बुआरे? क, तो उसके ऊपर तो कुछ देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो ये होता है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। लेकिन अगर बात की ब्रह्मा लिपि के बाद सिद्धम लिपि की, तो उसके अक्षरों के ऊपर में या तो छोटी आरी बना होगा, नहीं तो तिनकोना दिया रहे, ठीक है। तब समझे वो दूसरा लिपि है, ठीक है। उसके बाद तो ये थे पहचान। तो पहचान क्या होगा बोरे? कि अपना लिपि का मतलब नागरी लिपि का, कि अक्षरों के सिरे पर ना पूरी लकीर होती है। पूरी क्या होती है बोरे? लकीर होती है, ठीक है। यह सिरो रेखाएं, मतलब ऊपर जो सिरो रेखाएं है, सिरा रेखा है, उसकी लंबाई ठीक उतनी ही होगी जितनी की अक्षरों की चौड़ाई। अक्षर का जितना चौड़ाई होगा उतना ही उसके ऊपर सिरा रेखा का लंबाई, ठीक है। चलिए इसके बाद दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत कम शताब्दी में होता है? 8वीं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि की शुरुआत कब होती है बोले? 8वीं शताब्दी में, जिसको लोग कहते हैं नंदी नागरी। लेकिन उत्तर भारत में इसकी शुरुआत 9वीं शताब्दी में होता है, और यह नंदी नागरी के लेख में लिखा हुआ। मतलब नंदी नागरी जो है उसकी शुरुआत दक्षिण भारत में 8वीं और उत्तर भारत में 9वीं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ। इसके बाद नई लिपि, क्वेश्चन आता है यहां भी, नई लिपि नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहा जाता है? यह जो नई लिपि है इसका नाम नागरी या देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन यह भी बहुत मोस्ट, ठीक है। इसका जवाब है गुजरात के नागर, मतलब इस लिपि को हम लोग नागरी क्यों कहे, देवनागरी क्यों कहे, या नंदी नागरी हमने क्यों रखा, यही चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गुजरात में ना एक जगह था जिसका नाम था नागर। क्या नाम था बोले? नागर। और वहां पे ना ब्राह्मण लोग, कौन लोग बोले? ब्राह्मण लोग सर्वप्रथम इस लिपि का उपयोग किया था, इसी लिपि का उपयोग किया था। चूंकि यह गुजरात के नागर जगह का नाम था, इसीलिए इस नाम से क्या आ गया? नागरी लिपि याद। तो नागरी लिपि देखो, कोई खास मान्यता इसका नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं कि बात सही है, लेकिन लोगों का जो मान्यता, उसी मान्यता पर इस पुस्तक में लिखा गया, ठीक है। क्योंकि इसका नामकरण बहुत सारी चीजों को लेकर हुआ, कोई बोलेगा ये कारण से, कोई बोलेगा वो कारण से, मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो रीजन है वो हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले अगर गुजरात के नागर जगह पर ब्राह्मण ने सर्वप्रथम इस लिपि का उपयोग किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? नागर लिपि पड़ा था। इसके बाद अन्य मत, मतलब और भी मत के अनुसार, जैसे हम लोग काशी को क्या कहते हैं? देवनगरी। काशी क्या कहते हैं बारे? और जितना भी है उसको सिर्फ और सिर्फ हम नगर ही ना कहते हैं बारे, और सब क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ नगर। लेकिन काशी को ही क्या कहते हैं? देवनगरी। मतलब यह किसका नगर है बारे? देवों का नगर, देवताओं का नगर। तो चूंकि काशी में जो इस लिपि का उपयोग हुआ, तो इसलिए वहां पर देवनगरी से क्या नाम पड़ गया? देवनागरी। तो नागरी लिपि क्यों पड़ा नाम? देवनागरी लिपि क्यों पड़ा? तो देवनागरी काशी से पड़ा,
ठीक है। इसके बाद अल बिरूनी, अल बिरूनी इंटर को पढ़ाते हैं, विदेशी यात्री था अल बिरूनी, इब्न बतूता, ये सब इंटर के इतिहास में लिखा हुआ है। तो अल बिरूनी को अगर ग्रंथ को देखा जाए तो लगभग 1030 ईस्वी में ही मालवा में इस लिपि, नागरी लिपि का उपयोग हो चुका था। तो इसका मतलब है कि इसकी शुरुआत आज से 1000 साल पहले हुआ होगा, मतलब 1000 ईस्वी में हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि अल बिरूनी का अगर ग्रंथ देखा जाए तो उसमें यह साफ लिखा है कि 1030 ईस्वी में मालवा में इस लिपि का उपयोग हो चुका था, नागरी लिपि का, ठीक है। तो इसका कितना 1000 ईस्वी के लिए, मतलब 1000 ईस्वी में इसका लिपि का शुरुआत हुआ होगा, ठीक है। जैसे हम लोग पता ना 8वीं 9वीं शताब्दी में, तो उसका वो बता दिया, ठीक। इसके बाद लिपि से संबंधित जो नगर है, लिपि से संबंधित नगर, इसमें नाम है एक पाद तड़ी कम, इसको क्या पड़ेगा, पादत टिद कम, यह एक नाटक का नाम, कहाँ का बुआ रे, पाटना, कहाँ का बुआ रे, पाटना। तो यह जो पाद, सॉरी क्या लिखा हुआ है, पादतादित कम, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिटा हुआ देखने में दिक्कत हो रहा है। यह एक नाटक, क्या है बुआ रे, नाटक। तो इस नाटक में ना पाटलिपुत्र जिसको आप कहते हो पटना, ठीक है, इसको लोग नगर कहता था, क्या कहता बुआ रे, नगर, ठीक है। स्थापत्य का जो उत्तर भारत है, स्थापत्य का कौन भारत बुआ रे, उत्तर भारत, उसका जो विशैल शैली है लोग उसको नागर शैली कहते थे, कौन शैली बुआ रे, नागर शैली। तो लोग यहां से सुना कि इसका नाम नागरी लिपि पड़ गया होगा, नागर से क्या पड़ गया, नागरी लिपि, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को या विक्रमादित्य, इनका व्यक्तिगत नाम क्या था, देव, क्या नाम था व्यक्तिगत नाम, देव। तो किनका नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय को या विक्रमादित्य, तो इनका नाम था देव, ठीक है। और यह गुप्तों की क्या थी, राजधानी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, देवनगर। और देवनगर से किस लिपि बन गया, देवनागरी लिपि। तो देवनगर से क्या बन गया, देवनागरी लिपि, ठीक है। तीसरी लगेगा ना, जाओ। तो देवनगर से लिपि से क्या बन गया बोरे, देवनागरी लिपि। उसके बाद 14 से 15वीं शताब्दी में विजयनगर का जो राजा था, विजयनगर भी पढ़ाना है इतिहास 12th में, वहां के राजाओं का जो लेख मिला है वह किस लिपि में, नंदी नागरी। विजयनगर दक्षिण भारत का है, तो दक्षिण भारत में जितना भी लेख मिलता है अक्सर वह नंदी नागरी लिपि में ही मिलता है। किस लिपि में बोरे, नंदी नागरी लिपि में। यह लेख कन्नड़ में, तेलुगु में, नागरी लिपि में, मतलब इन सब लिपि में यह लेख मिला हुआ, मतलब वहां का तो भाषा कन्नड़ है ना, है या तेलुगु भाषा है ना, है, लेकिन उसके साथ वहां पर नागरी लिपि में भी मिला। सर्वप्रथम जो वेद लिखा गया होगा वह भी यह इसी लिपिबद्ध, मतलब वह भी लिपि में ही लिखा गया था, वेद जो लिखा गया, जिसमें नाम आता है ना कालिदास, और कौन लिखे थे, वाल्मीकि जी, क्या ये सब क्या लिखे थे, रामायण, रामायण लिखे थे ना, वेद व्यास जी महाभारत लिखे थे, ठीक है। तो ये सब भी किस भाषा में बुआ रे, नागरी लिपि में। वकाटकों का, राष्ट्रकूटों का जो समय था, वकाटकों या राष्ट्रकूटों का जो समय था, जिसमें नाम किसका है, महाराष्ट्र का, इसका जो प्रसिद्ध एक जगह है जिसको पढ़ते थे नंदी नगर, क्या पढ़ते थे बारे, नंदी नगर, जो आजकल उसको नंदेर बोला जाता है, नंदेर, उसी जगह का नाम है नंदेर, ठीक है। इसी के लिपि, मतलब इसी के कारण इस लिपि का नाम क्या पड़ गया, देवनागरी, सॉरी नंदी नागरी। मतलब ये जो महाराष्ट्र का जगह था नंदी नगर, ठीक है, किस समय में, वकाटकों राष्ट्रकूटों के समय में, ठीक है। तो इस जगह का जो नाम था नंदी नगर, उसी के कारण क्या पड़ गया, लिपि का नाम नंदी नागरी नाम पड़ गया, ठीक है। तो कई सारा तथ्य है जो इस लिपि का नामकरण से संबंधित है। तो कौन सा रीजन परफेक्ट है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। 13वीं शताब्दी में जब इस्लामी शासक का आरंभ हुआ था, मतलब इस्लामी शासक जब भारत में आरंभ किए थे, तो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा संप्रदाय ने क्या नाम रखा था, हिंदू समाज या हिंदू धर्म, हिंदू समाज या हिंदू धर्म, और वह भी लेख इसी लिपि से मिलता है। इसके बाद नागरी लिपि का जो अनेक प्रादेशिक भाषा का जन्म जो हुआ, मतलब नागरी लिपि से ही बहुत सारा प्रादेशिक जो भी प्रदेश की भाषा है उन सब का क्या हुआ, जन्म हुआ, जिसमें आपको पता होगा बंगाली कहिए, मराठी कहिए, ये सबका भी जन्म किससे हुआ, इसी से, हिंदी कहिए, संस्कृत, सबका जन्म उद्भव इसी से हुआ, ठीक है। 8वीं से 9वीं शताब्दी में हिंदी का जो साहित्य है,
या हिंदी का आदि कवि जिसका नाम है सरहपाद। तो सरहपाद कौन था बड़े? आदि कवि, हिंदी के आदि कवि। ठीक है, 8वीं शताब्दी में इनको जो दोहा मिली है, जो तिब्बत में हस्तलिपि है, मतलब हाथ से लिखी गई है, वह भी 10वीं से 11वीं शताब्दी में उनका भी लिपि का लेख इसी भाषा में, इसी लिपि में। ठीक है, आदि कवि सरहपाद का जो दोहा उन्होंने लिखा, तो वह जो तिब्बत में हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखा गया लिपि में है, तो वह भी लिपि किस भाषा में है? देवनागरी में। इसके बाद नेपाल और भारत के बहुत सारा ऐसा, मतलब नेपाल और भारत के जो बॉर्डर कहिए या उसके तट पर कहिए, वहां पर बहुत सारा हस्तलिपि लेख मिला, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर कहिए। ठीक है, आर्य भाषा का जो आधुनिक भाषा, जो आर्य समाज से आए हुए लोग या आर्य से आए हुए लोग, उनकी जो आजकल की भाषा जिसमें नाम आता है मराठी, बंगला, इन सब का जन्म इसी लिपि से लिया गया। किस लिपि से? नागरी लिपि से। दक्षिण भारत का जो द्रविड़ भाषा, द्रविड़ उत्कल बंगा नहीं कहते हो, द्रविड़ भाषा में जो तमिल है, वह सबसे प्राचीन लिपि भाषा, मतलब दक्षिण भारत का या द्रविड़ भाषा है, उसका जो सबसे प्राचीन भाषा वो क्या है? तमिल। मतलब दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तमिल भाषा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ब्रह्मा लिपि क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र। लेकिन वहां पर नागरी लिपि का उपयोग भी बहुत खूब हुआ, मतलब वहां तो ब्रह्मा लिपि का उद्भव भी हुआ, नंदी नागरी। ठीक है, तो वहां पर इस लिपि तो स्वतंत्र है, मतलब हर जगह उपयोग हो रहा, लेकिन उसके साथ नागरी लिपि भी वहां पर खूब ज्यादातर उपयोग हो रहा। मतलब नागरी लिपि एक तरह से उत्तर भारत का ही है, लेकिन दक्षिण भारत में भी इसकी चर्चाएं बहुत है। तो इसलिए इस नागरी का जो आरंभिक लेख है, नागरी लिपि का जो आरंभिक मतलब शुरू का जो लेख है, वह कहां से मिला है? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्याचल नहीं पढ़ते हो, विंध्य पर्वत जो है उसके दक्कन प्रदेश से मिला इनका आरंभिक लेख। किसका बोले? नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख है वो किस भाषा से मिला, कहां से मिला है? विंध्य पर्वत के दक्कन प्रदेश से। ठीक है, तो यहां तक आपको मैंने बता दिया किसके बारे में बोले? नागरी लिपि के बारे में। तो आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार विंध्य पर्वत कहां से? दक्कन से मिला था। अब आते हैं दक्षिण भारत का जो नागरी लिपि था, किसका बुआरे? दक्षिण भारत का जो नागरी लिपि था उसका प्राचीनतम जो लेख है, कौन लेख? प्राचीनतम लेख मतलब सबसे प्राचीन लेख राष्ट्रकूट के जो राजा थे जिसका नाम दंती दुर्ग, इनके समंगट के दान पत्र से मिला। कहां से बोले? राजा दंती दुर्ग जो कहां के राजा थे? राष्ट्रकूट के। कहां के बुआरे? राष्ट्रकूट के। उसी का जो समंगट दान पत्र था ना, उसी से इनका प्राचीनतम लेख मिला है नागरी लिपि का। राष्ट्रकूट का नींव डाला गया था 754 ईस्वी में और इन्होंने ही डाला था। फिर कर्नाटक, क्या नाम बताए बुआरे? कर्नाटक, या कहिए आप, यह आदमी जो थे कर्नाटक के रहने वाले थे और कर्नाटक की भाषा क्या होती है? कन्नड़। तो दंती दुर्ग जो थे वो कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी भाषा थी कन्नड़, लेकिन फिर भी यह कहां आकर बस गए? खानदर्भ विदर्भ में आकर यह बस गए। इनके जो चाचा थे, किनके? दंती दुर्ग के, उनका नाम था कृष्ण प्रथम। क्या नाम था बोले? कृष्ण प्रथम। उनके बाद दंती दुर्ग के बाद ये राष्ट्रकूट के राजा बने थे, मतलब उनकी गद्दी पर ये बैठे थे। आप जिसको एलोरा कहते हो उसका नाम था एलापुर वेरुला में। ठीक है, वह जो बनाया गया था कैलाश मंदिर का पहाड़ को काटकर, कैलाश मंदिर जो बनाया गया किसका? एलोरा कैलाश मंदिर, वह पहाड़ को क्या कर दिया था? काट कर बनाया गया। 9वीं शताब्दी में अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का राजा बना था। तो पहले था दंती दुर्ग, ठीक है, फिर कौन बना? कृष्ण प्रथम, जो वो एलोरा में क्या किया? पहाड़ को काटकर बनाया। अब कौन बन गया? अमोघ वर्ष 9वीं शताब्दी में। ये क्या किया कि अपन नई का राजधानी बनाया। कहां पर? मान्यखेत। मान्यखेत कहां पड़ता है? जिसको आप लोग कहते हो मानखेर। क्या कहते हो बोले? मालखेर। वहां पर महावीरचार्य, ये कौन थे? गणित के विद्वान थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने 850 ईस्वी में इसी राजा के समय, किनके समय? अमोघ वर्ष के समय गणित सार संग्रह किए थे। गणित सार संग्रह मतलब इन्होंने जो रचना की थी महावीरचार्य, वो इन्हीं के शासन काल में किए थे। ठीक है, 8वीं शताब्दी में जो महाराष्ट्र, जिसको कोकण प्रदेश, शिलाहार राज्य, ये सारा लेख किसमें मिलता है? नागरी लिपि में।
मतलब 8वीं शताब्दी में जो महाराष्ट्र का कोंकण प्रदेश था वहां पर जो शिलाहार मिलता है वो सब किस लिपि में? नागरी लिपि में। 11वीं शताब्दी में नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा का लेख मिला। 8वीं शताब्दी में कहां पर बोले? नागरी लिपि में प्राचीन मराठी मतलब मराठ का जो प्राचीन भाषा था उनका लेख किसमें मिला? नागरी लिपि में मिला। ठीक है, मराठी नागरी लिपि कहने का मतलब समझिए संस्कृत की भाषा। नागरी लिपि कहने मतलब क्या कहिए? संस्कृत, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है ना, है। ठीक है, यही है नागरी लिपि। ठीक, अक्षी जिसको क्या कहते हो आप? कुलाबा जिला। कहां पड़ता है बोले? कुलाबा जिला। यहाँ पर जो शिलाहार का शासक था जिसका नाम था काशीदेव प्रथम, क्या नाम था बोले? काशीदेव प्रथम। इनका जो शिलालेख मिला है 1012 ईस्वी में वह संस्कृत और मराठी भाषा में मिला। ठीक है, दिम्बे आगरा जिसको कहते हैं रत्नागिरी जिला में पड़ता है, उनका जो ताम्रपत्र मिला है वह पूरा का पूरा किस भाषा में? मराठी भाषा में। ठीक है, जिसको मराठी का आदलेख भी कहा जाता है। किसका बोले? मराठी का आदलेख। और यह कितना ईस्वी का है? 1060 ईस्वी का। कर्नाटक का श्रवण बेलगोल, क्या नाम बताया बोले? कर्नाटक का श्रवण बेलगोल। इस स्थान पर ना, यह स्थान का नाम है जैन का तीर्थ स्थल बना हुआ। किसका बोले? जैन का तीर्थ स्थल बना हुआ। और यहाँ पर गोमेटेश्वर का पुतला है। और वहां पर जो लेख मिला है वह लेख भी किस लिपि में? नागरी लिपि में। उसके बाद देवगिरी जो यादव का राजा था, देवगिरी किसका? यादव का राजा, उनका लेख भी इसी में मिला है जिसमें नाम आता है रामचंद्र। किसका नाम है बोले? रामचंद्र। ये थे देवगिरी के यादव के राजा 13वीं शताब्दी में। इनके ताम्रपत्र पर लिखा हुआ था ए और ओ, यह बाई अक्षरों में लिखा हुआ था, मतलब अक्षरों के बाई तरफ से लिखा गया। ठीक है, ए ओ बाई तरफ से दृश्य होता है, दाएं तरफ दूसरा होता है ना। चालुक्य वंश का जो नरेश राजा, चालुक्य वंश का कौन है बोले? राजा, उनका लेख भी लगभग इसी लिपि में, किस लिपि में? नागरी लिपि में मिला। उड़ीसा को पहले क्या कहते थे बोले? कलिंग प्रदेश। क्या कहते थे बोले? कलिंग प्रदेश। वहां पर जो ब्रह्मा लिपि था वह किस लिपि में था? कलिंग लिपि में। किस लिपि में बोले? कलिंग लिपि में। लेकिन जब गंग वंश का लेख आया तो वह लेख का जो प्रथम ताम्रपत्र था वह किससे? तमिल से शुरू हुआ। लेकिन राजवर्गुनु पलियम ताम्रपत्र यह 9वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। मतलब समझिए यहाँ पर कि उड़ीसा का जो कलिंग प्रदेश है, मतलब उड़ीसा में क्या कहिए आप? कलिंग प्रदेश, इनकी विशेष शैली किसमें थी? ब्राह्मी लिपि में। मतलब यहाँ का था लिपि कौन? ब्रह्मा लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। और यहाँ पर सब कुछ किस लिपि में लिखा था? कलिंग लिपि में। और गंग वंश का जो लेख मिला है, किस वंश का बुआरे? गंग वंश का, उसका लेख मिला है नागरी लिपि में। मतलब उड़ीसा का लिपि था ब्रह्मा लिपि, लेकिन वहां पर जो गंग वंश का लेख मिला है वह किस लिपि में? नागरी लिपि में। उसके बाद ताम्रपत्र, प्रथम जो ताम्रपत्र वो किससे शुरू होता है? तमिल से शुरू होता है। और राजा वर्गुण जो वहां पर थे वह पलियम ताम्रपत्र, पलियम जो मतलब राजा वर्गुण पलियम जो थे उनका जो ताम्रपत्र है वह 9वीं शताब्दी में मिला है। और इसके दूसरी तरफ किस लिपि में? नागरी लिपि में लेख मिला। तो ये सब था जो अन्य जगहों पर नागरी लिपि का जो प्रमाण कुछ मिला है उन सब का मैंने चर्चा कर दिया। जिससे बता दिए कर्नाटक के कुंदना तीर्थ स्थल में, कौन? जैन तीर्थ स्थल में श्रवण बेलगोला के गोमटेश्वर पुतला में इनका लेख मिला है। इसके बाद क्या कहते हैं अक्षी के मतलब कुलाबा जिला में जो वहां का शासक था काशीदेव प्रथम, उनका शिलालेख भी किस भाषा में? संस्कृत मराठी भाषा में मिला है। गणित सार संग्रह जो इन राजाओं के समय, किनका? अमोघ वर्ष के समय मिला, महावीर चार्ट, वो भी उसी भाषा में मिला है। इसके बाद क्या कहते हैं राजा दंती दुर्ग जो थे उनका जो समंगढ़ दान पत्र था वो भी इसी भाषा में मिला है, जो राष्ट्रकूट पर शासक का क्या डालते? नींव डाले हुए थे। ठीक है, उसके बाद यादव का जो राजा था रामचंद्र, उनका जो ताम्रपत्र था वह भी इसी भाषा में मिला है जिसमें ए ओ अक्षरों के बाई तरफ से लिखा गया था। उड़ीसा में जो कलिंग प्रदेश का ब्रह्मा लिपि है वह भी कलिंग लिपि में होना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी गंग वंश का जो लेख मिला है वह किस भाषा में? नागरी लिपि में। ठीक है, अब आते हैं उत्तर भारत में जो गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर क्वेश्चन आता है उत्तर भारत में कौन बोले? गुर्जर प्रतिहार। उनका जो राजा था गुर्जर प्रतिहार का राजा, उनका लेख भी किस भाषा में मिला है? नागरी लिपि में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है गुर्जर प्रतिहार पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो गुर्जर प्रतिहार का राजा का लेख किस में मिला बोले? नागरी लिपि में। और ऐसा एक मत है कि यह जो गुर्जर प्रतिहार है यह भारत का नहीं था, बल्कि भारत से कहाँ आया था? बाहर से आया हुआ था। भारत से यह बाहर आया हुआ था। और 8वीं शताब्दी में यह अवंती प्रदेश पर कब्जा कर लेता है। किस पर बोले? अवंती प्रदेश पर वहां पर शासन आरंभ करता है और वहां से फिर कन्नौज पर अधिकार कर लेता है।
उसमें जो राजाओं का नाम आता है, जिसमें मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये सब प्रतिहार शासक का जो राजा था वो सबसे महत्वपूर्ण था, मतलब प्रख्यात, मतलब सबसे ज्यादा चर्चित में था। तो गुर्जर प्रतिहार का जो राजा का लेख मिला किस भाषा में? नागरी लिपि में। और ऐसा मत है कि ये लोग कहां से आए थे? भारत के बाहर से आए हुए थे। और अवंती प्रदेश से ये अपना शासन आरंभ करते हैं 8वीं शताब्दी में, और कन्नौज पर फिर ये अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद मिहिर भोज, जो उन्हीं का राजा का नाम है, मिहिर भोज या महेंद्रपाल, ये सब प्रतिहार शासक का प्रख्यात राजा है। भोज मतलब कौन भोज? मिहिर भोज जो थे वह ग्वालियर पर प्रशासित, उनका जो ग्वालियर प्रशासित है वह किस भाषा में मिला? नागरी लिपि में मिला। हालांकि बाहर से आया हुआ था, लेकिन इनका जो लिपि मिला वो किस भाषा में? नागरी लिपि में। धार नगरी, कौन बारे? धार नगरी, जो परमार शासक भोज थे, वो राजा थे, उनका जो विद्यानुराग है वह इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इस राजाओं का एगो था वंशवारा, एगो था बेतमा दान पत्र। तो इन राजाओं का जो एगो वंशवारा दान पत्र था वो कौन बारे? बेतमा दान पत्र, जिसका नाम था कोकन विजय, का नाम था कोकन विजय पर्व। यह ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट है, कोकन विजय और कोकन विजय पर्व किसका? परमार शासक भोज का, जो धार नगरी का था। ठीक है, परमार शासक भोज का विद्यानुराग, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ इसके जो राजा थे वंशवारा बेतमा दान